नमस्कार। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। तो देखिए एग्जाम्पल 15 अपने पास में है कि कुछ कण एक ऊर्ध्वाधर समतलीय वक्र की जीवाओं पर विराम अवस्था से फिसलते हैं। यदि वक्र के सर्वोच्च बिंदु को ध्रुव और उसमें से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को प्रारंभिक रेखा माने तथा सभी जीवाएं ध्रुव से गुजरती हों और फिसलने वाले कण जीवाओं को छोड़ने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक चलने दिए जाएं, तो सिद्ध करो कि उनके उत्तरगामी पथों की नाभियों का बिंदु पर r इक्वल टू एफ थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होगा, जहां r इक्वल टू एफ थीटा वक्र का समीकरण है। ठीक है भाई, देखिएगा तो ये हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले तो देखो आपको क्या दिया हुआ कि एक कण है जो कि ऊर्ध्वाधर समतलीय वक्र की, तो सबसे पहले तो आपके पास में एक ऊर्ध्वाधर समतल होना चाहिए। सपोज ये जो बोर्ड है अपना, ये एक ऊर्ध्वाधर समतल है। अब इसके ऊपर समतलीय वक्र की जीवाओं पर विराम अवस्था से फिसलते हैं। तो कुछ कण है जो कि इस समतलीय वक्र की जीवाओं पर फिसलते हैं और फिर इसमें देखिए क्या कहा है, यदि वक्र के सर्वोच्च बिंदु को ध्रुव। तो अब देखो सबसे पहले तो इसमें मैं एक वक्र बना लेता हूं। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर समतल था, इसमें ये वक्र बना दिया। अब इसके सर्वोच्च बिंदु को क्या मान लिया आपने, ध्रुव। ये इसका सर्वोच्च बिंदु है और जिसको हमने क्या मान लिया है, ध्रुव। और O से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होगी इसको हम मान लेंगे प्रारंभिक रेखा। तो ये O से गुजरने वाली एक क्षैतिज रेखा है OX, इसको आप लोग मान लेते हैं प्रारंभिक रेखा। ठीक है, फिर क्या है, हाँ तो गुजरने वाली। अब कुछ कण है जो कि इस वक्र की जीवाओं पर फिसलते हैं। ठीक है, ये इसकी जीवा है एक OP। अब कुछ कण है जो कि इन जीवाओं के ऊपर फिसलते हैं, यानी कि यहाँ से कण को छोड़ा जाता है जो कि इस जीवा पर फिसलता है। अब देखिए इसे इस स्पर्श रेखा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, रेखा को उसको थोड़ा जीवा को आगे की तरफ अगर मैं बढ़ा दूं, अब देखो यहाँ तक तो जीवा पर फिसल गया। इसके बाद में अब कण यहाँ से बिल्कुल जैसे छोड़ दिया जाएगा तो वो इस प्रकार से गति करेगा, तो यानी कि एक परवलयाकार पथ बन जाएगा। इसके बाद में कण अब चूंकि O से P तक गिरने में प्राप्त वेग ये बराबर हुआ करता है OX से सीधा P तक गिरने में प्राप्त वेग के बराबर। इसका मतलब ये जो OX है इस कण के परवलय पथ की क्या हो जाएगी, नियता। क्या हो जाएगी भाई, OX क्या हो जाएगी, ये जो कण का जो परवलय पथ बनेगा उसकी क्या हो जाएगी, नियता। और चूंकि P बन जाएगा इसका शीर्ष, इसलिए ये जो OPT है ये आपके पास में हो जाएगी स्पर्श रेखा परवलय पथ की। OPT क्या हो जाएगी, परवलय पथ की स्पर्श रेखा। इसके बाद में देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि जो OP है इसकी लंबाई स्मॉल r है और ये प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाती है ये आपके पास में है थीटा, और P से हम लंब डाल देते हैं OX के ऊपर और ये लंब जाके बिंदु M पर मिलता है। ठीक है, तो PM लंब हो गया है OX पर। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस बिंदु O से ये वाला कोण थीटा था ना, तो एक रेखा बनाएंगे जो कि OP से थीटा कोण बनाती हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और रेखा बना रहे हैं O से जो कि कितना कोण बना रही है, OP से थीटा कोण ही बना रही है। अब इसके ऊपर हम बिंदु P से एक बिंदु S इसके ऊपर इस प्रकार से लेते हैं ताकि जो ये PS ये बराबर हो PM के। ठीक है, इस रेखा पर बिंदु S हम लोग इस प्रकार से लेंगे कि जो PS है ये बराबर हो PM के। और अब देखो तो ये तो थीटा था ही, अब देखो ये पूरा जो कोण है इसको मान लेंगे फाई। ठीक है, तो S का जो कोऑर्डिनेट है ये अपने पास में मान लिया हमने R फाई है। R फाई का मतलब OS की लंबाई कैपिटल R और ये OS प्रारंभिक रेखा से जो कोण बना रही है ये क्या हो गया आपका फाई। ठीक है, ये आपने S का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। अब चूंकि ध्यान देना भाई, बिंदु P की नियता से दूरी और इधर बिंदु S से दूरी ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब S क्या हो जाएगा, इस परवलय पथ की नाभि। नाभि क्यों होगा भाई, देखो परवलय का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिनकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर होता है, तो उसको आप लोग परवलय कहते हैं। फिर वहां जो स्थिर बिंदु होता है उसको आप लोग नाभि कहते हैं, और जो स्थिर रेखा होती है उसको आप नियता कहते हैं।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि परवलय पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी दोनों हमेशा बराबर होती है। अब दोनों हमेशा बराबर होती है तो देखो भाई बिंदु P भी तो परवलय पर ही है, और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बिंदु P है इसकी नियता से दूरी PM और इधर बिंदु S से दूरी PS, ये दोनों बराबर हैं और दोनों दूरी बराबर हैं। इसका मतलब जो S है वो क्या होगा, इस परवलय की नाभि। तो S यहाँ पर हो गया इस परवलय पथ की नाभि, ठीक है। तो OX नियता हो गई, P शीर्ष हो गया, ये OPT परवलय पथ की स्पर्श रेखा हो गई और S क्या हो गई, नाभि। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना नाभियों का बिंदु पथ। तो इन नाभियों का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपके पास में जाएंगे सर्वांगसम, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों कोण बराबर आपने लिए हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं और दो त्रिभुज अगर बराबर हैं तो आप लोग जानते हैं सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम में तो हम लोग जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। अब संगत भुजाएं समान होती हैं, इसका मतलब OM बराबर होगी OS के, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो OS है ये बराबर हो जाएगी OM के। अब OS बराबर हो गई OM के, तो OS का तो मतलब कैपिटल R है यहाँ और इक्वल टू OM। अब जो OM है इसके बारे में हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये जो त्रिभुज है देखो समकोण त्रिभुज है। एक बार हमें समकोण त्रिभुज के लिए हल कर लेते हैं। त्रिभुज ONP से, अब त्रिभुज ONP से देखो cos थीटा अगर ले लिया ये, तो cos थीटा आप लोग जानते हो होता है आधार बटा कारण। तो देखो ये थीटा था तो ये तो क्या हो जाएगा आधार, और ये समकोण के सामने ये आपका कारण हो गया। तो देखिए आधार का मतलब हो गया यहाँ OM और बटा कारण, कारण का मतलब हो गया आपके पास में R। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो OM इक्वल टू बन जाता है R cos थीटा, ठीक है। OM अपने पास में आ गया। अब लिख लीजिएगा चूंकि OS बराबर OM था, OS इक्वल टू OM। अब ये जो OS है इसका मतलब कैपिटल R और OM यानी कि R cos थीटा, देन कैपिटल R इक्वल टू, अब ये जो R है इसको आप लोग लिख सकते हैं f थीटा, क्योंकि वक्र का समीकरण आपको दिया गया है R इक्वल टू f थीटा है, तो इसको हमने f थीटा लिखा cos थीटा, ठीक है। लेकिन हमें जो बिंदु पथ ज्ञात करना है वो नाभि का ज्ञात करना है जिसका कोऑर्डिनेट है R5। इसका मतलब हम यह संबंध ज्ञात करना चाहेंगे R और फाइ में। अब R और फाइ में संबंध के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा भाई ये संबंध आ रहा है R और थीटा में, तो थीटा को चेंज करेंगे फाइ में, तो R इक्वल टू f थीटा। तो चूंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो फाइ है, चूंकि फाइ ये बराबर है किसके, 2 थीटा के। भाई फाइ यही तो था पूरा कोण प्रारंभिक रेखा का OS के साथ में बनाया गया कोण, जो कि देख सकते हैं आप थीटा और थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। इसका मतलब फाइ बराबर है 2 थीटा के, इसलिए R इक्वल टू f थीटा। थीटा का मान यहां से आप लोग लिख देंगे क्या रहेगा, फाइ अपॉन 2 cos, फिर से थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा फाइ अपॉन 2, ठीक है। ये अपने पास में आ गया R और फाइ में संबंध। अब अपने को बिंदु S का बिंदु पथ लिखना है, तो हम लिख देंगे बिंदु पथ, इसलिए नाभि S R फाइ का बिंदु पथ, R फाइ का बिंदु पथ। देखो भाई इसका जो बिंदु पथ है वो क्या बनेगा, फाइ। बस बिंदु पथ के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ध्रुवीय निर्देशांक को ध्रुवीय रूप में लिख रहे हैं ना समीकरण, तो बस कैपिटल R के स्थान पर हम स्मॉल r करेंगे और फाइ के स्थान पर हम लोग थीटा कर देंगे, तो बिंदु पथ हमें मिल जाएगा R इक्वल टू f थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है भाई। ये अपने पास में आ गया नाभि का बिंदु पथ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए अपने पास में है, एक m द्रव्यमान का कण क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए हवा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पथ के किसी बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक लिखिए तथा क्या संपूर्ण पथ पर यह अचल है अथवा नहीं। देखिए तो अल्फा कोण बनाते हुए हवा में इसको u वेग से फेंका जाता है।
अब क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, इसका मतलब क्षैतिज वेग का जो घटक है ये आपके पास हो जाता है u cos अल्फा। हमने ज्ञात किया हुआ है कि अगर क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए u वेग से आप लोग फेंकेंगे तो क्षैतिज घटक u cos अल्फा होगा। और फिर आपको बताना है कि क्या संपूर्ण पथ पर यह अचर है। बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा है कि जो क्षैतिज वेग होता है संपूर्ण पथ में अचर होता है और प्रत्येक बिंदु पर u cos अल्फा ही होता है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड अपने पास में है अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का रूट 2/5 गुणा है, तो प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप कोण हमें यहां ज्ञात करना है, तो मान लिया सपोज प्रक्षेप कोण अल्फा है, माना प्रक्षेप कोण अल्फा है और प्रक्षेप वेग भी मान लेते हैं कि प्रक्षेप वेग u है, तो प्रक्षेप कोण अल्फा तथा प्रक्षेप वेग u है। ठीक है भाई, मान लिया कि इसका जो प्रक्षेप कोण है ये तो अल्फा है और जो प्रक्षेप वेग है ये u है। अब देखिए भाई, आपको दे दिया गया है कि जो अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग है ये अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का रूट 2/5 गुना है, तो प्रक्षेप कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो हम h मान लेते हैं, माना अधिकतम ऊंचाई h है, अधिकतम ऊंचाई h है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई अपन जानते हैं h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये आपके पास में अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग ज्ञात करेंगे। अब अधिकतम ऊंचाई पर वेग ज्ञात करने के लिए देखो क्या करोगे भाई, एक्चुअल में यहाँ में वेग के दो घटक प्राप्त होंगे, एक तो वेग का क्षैतिज घटक है और एक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है। तो हम लोग अधिकतम ऊंचाई पर दोनों घटक ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वेग का क्षैतिज घटक है सदैव अचर होता है। अब सदैव अचर होता है तो देखो, आपने इसको प्रक्षेपित किया था वेग u से। अब वेग u से जब आपने कण को प्रक्षेपित किया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इस बिंदु O पर, प्रक्षेप बिंदु पर इसका जो क्षैतिज वेग का घटक होगा वो क्या हो जाएगा, u cos अल्फा। इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई पर भी जो वेग का क्षैतिज घटक है वो क्या रहेगा, u cos अल्फा। तो चूंकि वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक सदैव u cos अल्फा। भाई क्षैतिज घटक की तो चाहे आप कोई से भी बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्षैतिज घटक तो हमेशा ही क्या रहेगा, u cos अल्फा। अब हम चर्चा करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक की। अब ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करेंगे अधिकतम ऊंचाई पर। तो देखिए, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो हो जाता है 0। 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में कण ऊपर की ओर नहीं जा रहा ना, नीचे वो आना प्रारंभ करता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का घटक हो जाता है 0, फिर उसके बाद में वेग कम होने लग जाता है। तो यहाँ u cos अल्फा है और वेग का क्षैतिज घटक u cos अल्फा। तो अब ऊर्ध्वाधर आप लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग v1 है। तो v1 इक्वल टू क्या होगा, देखो परिणामी वेग हमने क्या मान लिया है, v1। अब इस v1 को ज्ञात कर दीजिए। तो v1 किस प्रकार से ज्ञात करोगे भाई, रूट क्षैतिज वेग का स्क्वायर। तो क्षैतिज वेग है u cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, तो 0 का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे तो v1 इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा u cos अल्फा। ठीक है भाई, ये तो आ गया आपके पास में अधिकतम ऊंचाई पर वेग। इसके बाद में हम बात करेंगे अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग की। तो अधिकतम की आधी ऊंचाई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो क्षैतिज घटक है वो तो हमेशा क्या रहेगा, u cos अल्फा। इसलिए यहाँ भी जो क्षैतिज घटक है ये तो u cos अल्फा ही रहेगा। तो अधिकतम की आधी ऊंचाई पर
अधिकतम की आधी ऊंचाई पर, आधी ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, इसको अब ज्ञात करेंगे। भाई क्षैतिज तो u कोसल पे रहेगा, ऊर्ध्वाधर घटक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए सूत्र देखो, ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो सूत्र अपन काम में लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक जो है इसको हम vy मान लेते हैं, तो vy स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूले में v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो अपन यहाँ OP की अगर बात कर लें, ठीक है, तो इस बिंदु P पर जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो हम ज्ञात करना है, इसलिए इसको vy मान लिया हमने। u स्क्वायर, u का मतलब प्रारंभिक वेग से होता है, तो यहाँ पर बिंदु A पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है u sin अल्फा है, तो u के स्थान पर u sin अल्फा कर दीजिएगा, और प्लस 2 f का मतलब त्वरण होता है, यहाँ केवल एक ही त्वरण कार्य कर रहा है, पृथ्वी त्वरण g, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि गति जो है वो ऊपर की ओर कर रहा है, इसलिए माइनस आपके पास में आ जाएगा 2g, और s का मतलब ये जो दूरी होती है यहाँ पर, अब ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है कितनी हो गई, अधिकतम ऊंचाई की आधी है, तो अधिकतम ऊंचाई h थी, तो h का आधा क्या हो जाएगा, h/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगा vy स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस जी एच, तो माइनस जी और h का वैल्यू पुट कर लीजिएगा यहाँ से। h का जो मान है ये आपके पास में क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और g से g हो जाएगा कैंसिल, तो vy स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास में बचा u स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, u स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, इसके अलावा साइन स्क्वायर अल्फा ये भी कॉमन, तो 1 माइनस 1/2 बचेगा आपके पास में 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास में क्या आ गया, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक भी आपको मिल गया, ऊर्ध्वाधर घटक भी आपको मिल गया, तो हम ज्ञात कर लेंगे अधिकतम की आधी ऊंचाई पर परिणामी वेग। तो परिणामी वेग हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो माना कि अधिकतम की आधी ऊंचाई पर परिणामी वेग v2 है, माना अधिकतम की आधी ऊंचाई पर, माना अधिकतम की आधी ऊंचाई पर, आधी ऊंचाई पर कण का वेग v2 है, ठीक है। मान लिया कि अधिकतम की आधी ऊंचाई पर कण का वेग v2 है, तो अधिकतम की ऊंचाई, आधी ऊंचाई पर अगर कण का वेग v2 है, तब देखिए क्या बनेगा, v2 इक्वल टू, जानते हैं आप लोग कैसे लिखेंगे, रूट क्षैतिज वेग का स्क्वायर, तो क्षैतिज वेग तो u cos अल्फा ही रहेगा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और प्लस ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर, तो ये रहा ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर vy स्क्वायर, ये आपके पास में है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है, ये आपके पास में v2 आ गया। अब आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है कि अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग यानी कि v1, ये बराबर है किसके, अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का √2/5 गुणा, तो √2/5 गुणा है किसका, अधिकतम की आधी ऊंचाई पर वेग का, आधी ऊंचाई पर जो वेग है वो आपने क्या माना यहाँ v2, ठीक है। इसको हल करेंगे हम लोग, यानी कि v1/v2, ये आपके पास में हो गया √2/5, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया 2/5, वैल्यू पुट कर दीजिएगा v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का, तो v1 यहाँ u cos अल्फा है, तो ये बन जाएगा, स्क्वायर अगर कर देंगे तो u स्क्वायर
cos स्क्वायर अल्फा अपॉन v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर ये आगे आपके पास में इसका स्क्वायर कर देंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको अल्फा मिल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हल कर देंगे। हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए यू स्क्वायर कॉमन आएगा और यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास में बचेगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, और अब इसके अंश और हर में cos स्क्वायर अल्फा का भाग करने पर cos स्क्वायर अल्फा का भाग कर देंगे तो 1 अपॉन यहाँ भी 1 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन 2 साइन बटा कोस हो जाएगा 10, तो 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 स्क्वायर अल्फा और इक्वल टू 5। पक्षांतरण कर दीजिए तो 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट आप लोग कर देंगे तो यह जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो 10 कितने का मान होता है रूट 3, 60 डिग्री का, यानी कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपने ज्ञात कर लिया है कण का प्रक्षेप कोण, जो कि कितना आ गया भाई 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है, एक प्रक्षेपी की गति दिशा किसी समय क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है और t सेकंड के पश्चात वह क्षैतिज से कोण बीटा बनाती है। सिद्ध करो कि वेग का क्षैतिज घटक होगा gt अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ठीक है भाई, देखिएगा एक प्रक्षेपी की गति की दिशा, एक प्रक्षेप है जिसको इस प्रकार से आपने प्रक्षेपित कर दिया है। अब इसकी गति की जो दिशा है किसी समय, है ना, तो समय कुछ भी हो सकता है, यानी सपोज इस बिंदु P पर क्षैतिज से कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, और t सेकंड के पश्चात सपोज कण इस बिंदु Q पर पहुंच जाता है, जहां पर और बिंदु Q पर जो वेग की दिशा है क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है। तो आपको सिद्ध करना है वेग का क्षैतिज घटक। अब देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लिया कि इस बिंदु P पर कण का जो वेग है u है और बिंदु Q पर कण का वेग v है, ये हम लोग मान लेते हैं एक बार। माना बिंदु P पर कण का वेग u, बिंदु P पर कण का वेग u तथा Q पर कण का वेग v है, Q पर कण का वेग v है। ठीक है भाई, P पर तो जो कण का वेग है u मान लिया है और P पर तो u मान लिया और Q पर v मान लिया हमने। अब देखिएगा क्षैतिज घटक जो होता है आप लोग जानते हैं, इसलिए P पर वेग का क्षैतिज घटक, P पर वेग का क्षैतिज घटक क्या बन जाएगा। देखिए वेग जो है P पर वो कितना माना आपने u, और ये आपको दिया गया है कि जो क्षैतिज है वेग है वो क्षैतिज से कितना कोण बनाता है अल्फा, तो क्षैतिज घटक आपके पास हो जाएगा u cos अल्फा। P पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है, P पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये आपके पास हो जाता है u sin अल्फा। इसी प्रकार से बिंदु Q पर हम लोग देख लेंगे, बिंदु Q पर वेग का क्षैतिज घटक, बिंदु Q पर वेग का क्षैतिज घटक है, बिंदु Q पर वेग का क्षैतिज घटक इक्वल टू, देखिए भाई बिंदु Q पर जो वेग का क्षैतिज घटक है हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। Q पर जो क्षैतिज घटक है, Q पर जो वेग है वो तो v है और क्षैतिज से कोण बनाता है बीटा, इसलिए जो क्षैतिज घटक आपके पास में है ये हो जाएगा v cos बीटा। बिंदु Q पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, बिंदु Q पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है,
वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक जो है ये आपके पास में बनेगा v sin बीटा। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक आ गया v sin बीटा। ठीक है, तो दोनों वेग के क्षैतिज घटक भी आपने देख लिया और ऊर्ध्वाधर घटक भी आपने देख लिया है। अब देखो ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए सूत्र, अब कौन सा सूत्र काम में लेंगे ध्यान दो। आपको P से Q के बीच में दोनों पर वेग पता है, एक तो बिंदु P पर भी और बिंदु Q पर भी। दूसरा P से Q तक पहुंचने का समय आपको पता है, कितना समय है, 30 सेकंड रखिएगा। ठीक है, तो वेग और समय में जो संबंध होता है ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिख लीजिएगा v इक्वल टू यू प्लस एफ टी से। तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा, v का मतलब यहाँ पर अंतिम वेग से होता है, अंतिम वेग का मतलब बिंदु Q पर जो वेग होगा, तो बिंदु Q पर ऊर्ध्वाधर वेग देख लीजिए कितना है, v sin बीटा। तो v के स्थान पर आप लोग लिखेंगे v sin बीटा इक्वल टू u का मतलब प्रारंभिक वेग से होता है, प्रारंभिक वेग का मतलब यहाँ बिंदु P की चर्चा करेंगे हम लोग ना, P से Q के बीच में देख रहे हो। अब बिंदु P पर जो ऊर्ध्वाधर वेग है, ये ऊर्ध्वाधर वेग आपके पास में है u sin अल्फा। तो u के स्थान पर आप लोग कर देंगे u sin अल्फा और प्लस एफ टी। एफ का मतलब त्वरण से होता है और यहाँ केवल एक ही त्वरण कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो माइनस जी और ये आपका टी। ठीक है भाई, इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखो हम लोग जानते हैं कि वेग का क्षैतिज घटक सदैव अचर होता है। तो वेग का क्षैतिज घटक सदैव अचर होता है, वेग का क्षैतिज घटक सदैव अचर होता है, वेग का क्षैतिज घटक सदैव अचर होता है। इसलिए अब देखो बिंदु P पर क्षैतिज वेग की बात करें और बिंदु Q पर अगर क्षैतिज वेग की बात करें तो दोनों वेग बराबर होंगे। तो P पर जो क्षैतिज वेग है ये आपके पास में u cos अल्फा है इक्वल टू बिंदु Q पर जो क्षैतिज वेग है ये आपके पास में है v cos बीटा। अब यहाँ इस फॉर्मूले में v का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, हमें जो क्षैतिज वेग है वो मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो u cos अल्फा इक्वल टू u cos अल्फा इक्वल टू v का जो वैल्यू है यहाँ से समीकरण 1 से ज्ञात कर लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो v का मान आपके पास आ गया u sin अल्फा माइनस jd अपॉन sin बीटा, अपॉन sin बीटा, और फिर ये माइनस, अच्छा ये तो लिख दिया ना आपने, v लिख दिया और फिर इसके मल्टीप्लाई में है cos bt। तो ये आपका cos बीटा, तो u cos अल्फा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस jd, और ये देखो cos बटा sin हो जाएगा cot बीटा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो देखिए क्या करना है आपको, यहां से ज्ञात करना है क्षैतिज घटक, यानी कि u cos अल्फा में ज्ञात करना है। देखा क्षैतिज घटक u cos अल्फा ही है और सिद्ध करना है कि वो बराबर होगा jd अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा के। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके जो gt वाला पद है उसको एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड करेंगे। तो कर लीजिए, देखो gt का जो पद है gt cos बीटा, इसका तो मैंने पक्षांतरण कर लिया, तो ये लीजिएगा बाईं तरफ ले लिया gt cos बीटा इक्वल टू यहां से बचा u sin अल्फा डॉट पुट बीटा, और इसका कर दोगे अगर पक्षांतरण तो माइनस u cos अल्फा। ठीक है, अब हमें तो u cos अल्फा ज्ञात करना है, इसलिए हम इन दोनों में से u cos अल्फा कॉमन ले लेंगे। आप हालांकि है नहीं लेकिन ले लीजिएगा u cos अल्फा, इसको जब कॉमन लेते हैं तो देखो u से तो u तो कॉमन आ ही गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो cos अल्फा यहाँ नहीं है, इसका मतलब cos अल्फा का भाग कर देंगे आप यहाँ, तो sin अल्फा बटा cos अल्फा ये हो जाएगा tan अल्फा और डॉट cot बीटा माइनस ये u cos अल्फा पूरा कॉमन आ गया तो और इक्वल टू gt cos बीटा, gt कोट बीटा है ना, ये cos बीटा है, कोट बीटा है ना, कोट बीटा था ये, तो gt cot बीटा
GT cot बीटा। तो U cos अल्फा इक्वल टू, यहां से इसको हटा दीजिए, बटा में आ जाएगा GT cot बीटा के, तब ये बनेगा GT cot बीटा अपॉन tan अल्फा cot बीटा माइनस 1। ये U cos अल्फा है आपके पास में, अब इसको थोड़ा और हल कर दीजिएगा और बना दीजिए जो आपको प्रूव करना है। अब इसके U cos अल्फा इक्वल टू, देखिए भाई अब क्या बनेगा, इसके अंश और हर में हम बात कर देंगे कोट बीटा का। कोट बीटा से आप लोग जैसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा GT अपॉन कोट बीटा से कोट बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा माइनस, यहां से देखिए 1 अपॉन कोट बीटा, तो ये बन जाएगा tan बीटा, ये आ गया वेग का क्षैतिज घटक GT अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा।